हेलो एवरीवन, आप लोग का यूनिट टेस्ट हो गया था। आप लोगों ने यूनिट टेस्ट दिया, ठीक है। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा किया, कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट किया है, कोई बात नहीं। बट जो अब हमें ध्यान रखना है क्या, एटलीस्ट प्रिपेयर दोज चैप्टर्स विच कम इन आवर प्रैक्टिकल्स। जो प्रैक्टिकल्स के अंदर जो हमारे चैप्टर्स आते हैं उन्हें प्रिपेयर कर लो, शुरू के 6 चैप्टर्स। और अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 11। इस चैप्टर का अब हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 12 को, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स चैप्टर आपने नाम सुना हुआ है पहले भी, चैप्टर नंबर है ये 12। और क्या नाम है इस चैप्टर का? रे ऑप्टिक्स। तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स बहुत सिमिलर है जैसा हम 10th में पढ़ चुके हैं उससे भी, और 10th में हमने क्या क्या पढ़ा था वो सब भी इसके अंदर क्या होगा, रिपीट होगा। बट हमें उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें फोकस नेक्स्ट थिंग पे करना है जो हमने 10th में नहीं पढ़ा था। जो हमने 10th में नहीं पढ़ा था उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ना कि उस पर जो हमने 10th में पढ़ लिया ना। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स किसका यूज होगा इसमें? लाइट का, और लाइट इन द फॉर्म ऑफ रे, लाइट इन द फॉर्म ऑफ रे। यानी जब भी कहीं पर भी आपको कुछ दिखाई देता है, आपको कुछ देखना है, तो वो किसकी वजह से होता है? लाइट की वजह से। अगर कहीं पर भी लाइट प्रेजेंट नहीं होगी, अगर कहीं पर भी लाइट प्रेजेंट नहीं होगी तो वहाँ पे रे, वहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। अगर लाइट प्रेजेंट नहीं है तो आप ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। नाउ व्हाट हैपेंस कि रे, जो लाइट होती है वो रे के फॉर्म में भी ट्रेवल करती है, और डॉटेड फोटोन्स, जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं फोटोन्स, उनकी शेप में भी ट्रेवल करती हैं रे और फोटोन्स की तरह। फोटोन्स या फिर इन्हें बोलते हैं लाइट बंडल्स। क्या बोलते हैं इन्हें? लाइट पैकेट्स। छोटे छोटे फोटोन्स की तरह भी लाइट ट्रेवल कर सकती है, लाइट ट्रेवल कर सकती है, और एक स्ट्रेट लाइन की तरह। बट सबसे जरूरी थिंग क्या है कि ये जो रे है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कौन सी लाइन में ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब कि अगर मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ तो मेरी आईज से जो लाइट रेज निकलेंगी वो लाइट रेज आपके ऊपर जाएगी, तब आप मेरे को दिखाई देंगे। ये नहीं है कि आप दूसरी तरफ देख रहे हैं और दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि लाइट रेज इंक्लाइन हो, जैसे यहाँ से ऐसे चली गई या फिर यहाँ से ऐसे आ गई। तो लाइट रेज कभी भी इंक्लाइन नहीं हो सकती। लाइट रेज इंक्लाइन नहीं होगी तो वो हमेशा कौन से पाथ में रहेगी? स्ट्रेट, सीधे पाथ में। तो ये पाथ होता है लाइट रे का, हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट होता है। और स्ट्रेट रे के तरह भी ट्रेवल करती है, लाइन में भी ट्रेवल कर सकती है, और डॉटेड फोटोन्स के साथ भी क्या कर सकती है? ट्रेवल कर सकती है। तो इस तरह से लाइट रे ट्रेवल करती है। अब जो रेज होती हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो रेज कौन कौन सी हैं? तो वो रेज है हमारे पास, एक है इंसिडेंट रे, एक है नॉर्मल रे, और एक है रिफ्लेक्टेड रे। जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो रिफ्लेक्शन में ये 3 तरह की रेज होती हैं। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है वो अभी देखेंगे, बट ये तीनों रेज क्या क्या है? इंसिडेंट रे, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को मेरे को देखना है, तो जब इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो जो लाइट रेज मेरी आईज से, मेरी आंखों से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएगी, जो लाइट रेज मेरी आंखों से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएगी वो कौन सी रे होगी? इंसिडेंट रे। वो रे कौन सी होगी? इंसिडेंट रे। यानी यहाँ पे आईज थी और आईज से रे इस तरह आई, तो ये रे कौन सी होगी? इंसिडेंट रे। जो रेज हमारी आईज से निकलती हैं, आंखों से जो रेज बाहर निकलती हैं, वो रेज कौन सी होती हैं? इंसिडेंट रे। अब वापस ये रे जाएगी हमारी आईज के पास, तो ये रे जो वापस गई रिफ्लेक्ट होने के बाद, इसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और एक रे जो इसकी बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है, बिल्कुल क्या होती है? परपेंडिकुलर, उस रे को क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल रे। कितने तरह की रेज होती हैं? 3 तरह की, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे। इंसिडेंट रे, जो रेज हमारी आईज से निकल के किसी ऑब्जेक्ट पे जाती हैं वो इंसिडेंट रे होती हैं। रिफ्लेक्टेड रे वो रेज होती हैं जो किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वापस आती हैं, और नॉर्मल रे वो रेज होती हैं जो परपेंडिकुलर होती है किसी सरफेस के, किसी सरफेस से क्या होती है? परपेंडिकुलर।
तो ये सारी रेज होती हैं इस तरह से। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो तीनों रेज हैं इनका रोल होता है रिफ्लेक्शन के अंदर। लाइट के दो फिनोमेना हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, एक पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। एक क्या होता है रिफ्लेक्शन और एक क्या होता है रिफ्रैक्शन। इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ये दोनों होते क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? जब लाइट रे एक मीडियम में ट्रेवल कर रही है, एक मीडियम में क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। तो ट्रेवल करने के बाद वो किसी सरफेस से टकरा के वापस उसी मीडियम में आ जाती है। यानी यहाँ से ट्रेवल करती हुई इसके सरफेस से टकराई और वापस इसी मीडियम में आ गई। यानी जब लाइट रे एक ही मीडियम के अंदर ट्रेवल करती रहती है और किसी इंटरफेस से या फिर किसी ब्लॉकेज से टकरा के वापस आ जाती है, किसी इंटरफेस से या ब्लॉकेज से टकरा के क्या आ जाती है? वापस आ जाती है, तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। दैट फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। सिंपल सा मतलब क्या है? जब लाइट रे एक मीडियम में चल रही है, किसी रुकावट से टकरा के वापस आ गई, तो उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। दैट फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ये होता है। बट रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट रे जैसे इस मीडियम में ट्रेवल कर रही थी, यहाँ से दूसरा मीडियम स्टार्ट हो गया तो लाइट रे आगे चली गई। लाइट रे क्या चली गई? आगे, और अपना पाथ क्या कर लिया? चेंज कर लिया। अपना पाथ क्या कर लिया? चेंज। जैसे मैंने लेंस यूज कर रहा हूँ, तो ये जो लेंसेज यूज कर रहे हैं, तो लाइट रेज क्या हो रही है? आई से निकल रही है। आई से पहले कहाँ जा रही है? ग्लास के सरफेस पे। ग्लास के सरफेस से कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई। एक मीडियम क्या हो गया? पहले आइज और ग्लास के बीच में एयर, एयर के बाद ग्लास और ग्लास के बाद फिर से एयर। तो इस तरह से जब मीडियम चेंज होती है और लाइट का पाथ भी चेंज होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। उसे क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब लाइट रे एक मीडियम में ट्रेवल कर रही हो और किसी ब्लॉकेज से या दूसरे मीडियम के स्टार्टिंग से टकरा के वापस आ जाती है, किसी ब्लॉकेज से या दूसरे मीडियम से टकरा के वापस आ जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, एक होता है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर। रेगुलर या फिर इरेगुलर। क्या होता है रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन? रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है? जब इंसिडेंट रे किसी प्लेन सरफेस पे आती है। किसी प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस का मतलब क्या है? स्मूथ सरफेस, बिना किसी फ्रिक्शन के, एकदम प्लेन सरफेस है। तो जितनी भी रेज आएंगी सेम एंगल के ऊपर वापस क्या हो जाएंगी? रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। सेम एंगल के ऊपर वापस क्या हो जाएंगी? रिफ्लेक्ट। और रफ सरफेस रेगुलर रिफ्लेक्शन। इस इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऐसे सरफेस से होता है जो सरफेस प्लेन या स्मूथ नहीं होते। जो सरफेस प्लेन या स्मूथ नहीं होते उनसे जो रिफ्लेक्शन होता है वो कौन सा होता है? इरेगुलर। और जो प्लेन या स्मूथ से होता है वो कौन सा होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे अगर ये जो सरफेस है, ये रे यहाँ पे है, इसकी परपेंडिकुलर ये रे है हमारे पास, नॉर्मल रे, और यहाँ से ये वापस चली गई, तो ये कौन सी रे होगी? इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे होगी? रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे जो हमारी आई से निकली, रिफ्लेक्टेड रे जो ऑब्जेक्ट टकरा के वापस आई, और नॉर्मल रे कौन सी होती हैं? नॉर्मल रे वो रेज होती हैं जो सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। जिस भी सरफेस पे आप देख रहे हैं उसके जो परपेंडिकुलर होती है वो रेज कौन सी होती हैं? नॉर्मल रेज। इज दैट क्लियर? इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनता है वो कौन सा होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एंगल कौन सा होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दो एंगल्स होते हैं, एक होता है एंगल आई। एंगल आई किसके बीच में बनता है? द एंगल फॉर्म बिटवीन नॉर्मल रे एंड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनता है वो कौन सा होता है? इंसिडेंट एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस। या फिर और जो आर होता है वो कौन सा होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल फॉर्म बिटवीन नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। जो एंगल नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है उस रे को क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर। तो इसके दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। कितने लॉज होते हैं? दो। तो कौन से वो लॉज होते हैं? तो इसके जो लॉज होते हैं वो कौन से होते हैं? फर्स्ट लॉ होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे लाई ऑन द सेम प्लेन। ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है,
और जो नॉर्मल रे हैं ये एक ही प्लेन के ऊपर होते हैं। एक ही प्लेन का मतलब क्या है, जैसे बोर्ड एक प्लेन है तो इस बोर्ड के ऊपर ही सारी रेज, अगर आप एक रे बना रहे हैं तो दोनों बाकी रेज भी इसके ऊपर हम बना सकते हैं। ये नहीं है कि एक रे तो आपने बोर्ड के ऊपर बना दी, एक हवा में बना दी और एक दूसरे पेपर में बना दी। तीनों की तीनों रेज एक प्लेन के ऊपर आ सकती हैं और आती हैं रिफ्लेक्शन के टाइम। रिफ्लेक्शन में भी आती है, रिफ्रैक्शन में भी आती है, बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लॉ फर्स्ट लॉ क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे लाई ऑन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे जो होती हैं, जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं, वो सब एक ही प्लेन पे लाई करती हैं, एक ही प्लेन पे क्या करती हैं, लाई। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है, इक्वल होता है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये होते हैं रिफ्लेक्शन के दो लॉज। ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन के दो लॉज। फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे लाई ऑन द सेम प्लेन, और दूसरा लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो इंसिडेंस एंगल होता है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये होता है रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के लॉज। ये तीनों रेज क्लियर है, इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। ये सारी रेज होती हैं। फिर दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक रेगुलर और एक इरेगुलर। सिर्फ इसमें डिफरेंस किसका आता है, इनके सरफेस का। एक सरफेस क्या होता है, स्मूथ होता है, प्लेन होता है, और दूसरा क्या होता है, इरेगुलर होता है, प्लेन नहीं होता, या फिर रफ होता है, या फिर क्या होता है, रफ। तो ये सब थे बेसिक्स इसके रिफ्लेक्शन के। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ वी विल मूव अहेड। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अभी हमने देखा रिफ्लेक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या थे, लॉस क्या थे, ऑल दैट हमने देखा। अब कुछ इमेजेस बनती हैं इस चैप्टर में, ये टर्म्स बहुत बार काम आएंगे, ध्यान से समझना इनको। टाइप्स ऑफ इमेज, इमेज बहुत सारी बनती हैं। तो एक इमेज होती है रियल, एक होती है वर्चुअल, एक क्या होती है, वर्चुअल, एक इरेक्ट, और एक होती है इन्वर्टेड। क्या होती है इमेजेस, रियल इमेजेस। रियल इमेजेस कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें पता होगा, यानी कि जब ऑब्जेक्ट हमें वास्तव में पता है कि इस तरह से दिखाई दे रहा है। और हमेशा जो रियल इमेज बनेगी वो कंटिन्यूअस लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कंटिन्यूअस लाइंस। यानी जब हमने कोई मिरर लिया, मिरर पे हमने इस तरह से कोई लाइट रे को इंसिडेंट कराया, इस तरह से आई, लाइट रेस क्या है, कंटिन्यूअस है। जब लाइट रेस कंटिन्यूअस होगी तो इमेज कौन सी बनेगी, रियल इमेज। कौन सी इमेज बनेगी, रियल। या फिर हम बोल सकते हैं दोज इमेज विच आर फॉर्म्ड इन रियलिटी। वास्तव में जो इमेज बनती है उन्हें क्या बोलते हैं हम, रियल इमेज। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज को हम रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा डॉटेड लाइन से, चाहे रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो। वर्चुअल इमेज हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इरेक्ट इमेज, जैसे अगर मैं सीधा खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं आपको सीधा ही दिखाई दे रहा हूँ, तो ये जो इमेज बनती है कौन सी होती है, इरेक्ट इमेज होती है। ये इमेज कौन सी होती है, इरेक्ट इमेज। फिर इन्वर्टेड, मैं सीधा खड़ा हूँ बट आपको उल्टा दिखाई दे रहा हूँ, बट आपको कैसे दिखाई दे रहा हूँ, उल्टा। तो उस इमेज को क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज। एक होती है इरेक्ट इमेज, एक होती है इन्वर्टेड इमेज। इरेक्ट इमेज कब बनती है, जब आप सीधे खड़े हो और आपको सीधा ही दिखाई दे रहे हैं आप सामने वाले को, तो इमेज कौन सी बनेगी, इरेक्ट इमेज। इन्वर्टेड इमेज कौन सी बनेगी, इन्वर्टेड इमेज वो इमेज होती है जो आप सीधे खड़े हैं और उल्टे दिखाई देते हैं। जैसे पेन रखा हुआ इस तरह है बट आपको दिखाई इस तरह दे रहा है, तो इस इमेज को क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज। तो चार तरह की इमेज हमारे पास बनती है ना। अब ये जो रिफ्लेक्शन फिनोमिना है ये होता किसमें है, सिर्फ ऑपेक ऑब्जेक्ट्स में। कौन से ऑब्जेक्ट्स में, ऑपेक ऑब्जेक्ट्स में। ऑपेक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, ऑपेक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आर पार आप नहीं देख सकते, जिनके आर पार आप नहीं देख सकते। जैसे बोर्ड, इस बोर्ड के आर पार आप नहीं देख सकते, मैं खड़ा हूँ मेरे आर पार आप नहीं देख सकते। तो वो ऑब्जेक्ट्स जिनके आर पार हम नहीं देख सकते वो कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑपेक ऑब्जेक्ट्स। वो कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑपेक। और ये जो ऑपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, मिरर्स। क्या पढ़ेंगे, मिरर्स। मिरर्स कांच
जिनमें आप अपनी शक्ल देखते हैं सुबह उठते ही या फिर नहाने के बाद, या हो सकता है आप लोग को देखने की आदत नहीं है अपनी शक्ल भी। तो मिरर्स क्या होते हैं? ऑपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें रिफ्लेक्शन होने के बाद इमेज फॉर्मेशन होता है। ये जो मिरर्स होते हैं ये कुछ तरह के होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या होते हैं? वो मिरर जो हम हमारे घर पर या ऑफिस वगैरह में यूज करते हैं फॉर सिंपल पर्पस, जहाँ पे हमें मिरर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, छोटे छोटे पर्पस के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं। तो वो मिरर्स कौन से होते हैं? प्लेन मिरर्स। क्यों इनको प्लेन मिरर्स कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो थिकनेस होती है वो थिकनेस क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है। थिकनेस क्या होती है? यूनिफॉर्म। जैसे ये मिरर है तो इस मिरर की थिकनेस क्या है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब जितनी मोटाई इसके स्टार्टिंग में उतनी ही एंड तक है। अब मिरर्स में हमेशा एक साइड हम क्या कर देते हैं? पेंट या पॉलिश, ताकि हम मिरर और लेंस में डिफरेंस पता कर सकें। तो ये मिरर है। क्या होता है प्लेन मिरर में? जैसे कोई बॉय यहाँ पर है, कोई लड़का यहाँ पर खड़ा है, तो इसकी इमेज इधर बनेगी और कैसे बनेगी? YO एंड B, इस तरह से। तो इमेज क्या होती है? सेम साइज की बनती है, बट जो इमेज का लेफ्ट हैंड साइड होता है वो किधर दिखाई देता है? राइट हैंड साइड। और जो राइट हैंड साइड होता है वो किधर दिखाई देता है? लेफ्ट हैंड साइड। बट जैसे आप होते हैं वैसे ही दिखाई देते हैं मिरर में। तो मिरर का यूज यही होता है प्लेन मिरर का, कि जो इमेज है, जो क्या है? इमेज है, वो इमेज बिल्कुल ऑब्जेक्ट जैसी बनती है, उसके जैसी सेम हाइट होती है, ऑल डेटा सेम। अगर ये इमेज या ऑब्जेक्ट यहाँ पर x डिस्टेंस पे है तो मिरर से x ही डिस्टेंस पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी। यानी जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूर उसकी इमेज बनेगी। दोनों के इक्वल डिस्टेंस क्या होगा? सेम। अब अगर बॉय इसके पास में मूव कर रहा है, बॉय इधर आ रहा है, तो इमेज भी इधर आएगी। जैसे जैसे दोनों की स्पीड चेंज होगी तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की स्पीड भी क्या होगी? चेंज होगी। दोनों की पोजीशन भी क्या होगी? चेंज होगी। इज दैट क्लियर? तो बॉय एंड ऑल दीज एग्जांपल्स। अब जैसे हम सैलून्स में जाते हैं तो सैलून्स में जनरली हमने देखा है बहुत सारे मिरर्स लगे हुए रहते हैं, या फिर हमारी बहुत सारी इमेजेस बनती हैं। हमारी क्या बनती है? बहुत सारी इमेजेस। वो क्यों बनती है? उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। जैसे दो प्लेन मिरर इस तरह से रखे हुए हैं और इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। कितना एंगल है? थीटा। दो प्लेन मिरर्स के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी? 360 अपॉन थीटा। नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी? 360 अपॉन थीटा। और अगर ये 360 अपॉन थीटा इवन आता है, क्या आता है? इवन, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी? n-1। और अगर ऑड आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी? n। जैसे इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले में हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर देते हैं। कितनी पुट कर देते हैं? 90। थीटा की वैल्यू में 90 पुट की, तो 360 अपॉन 90 कितना आएगा? 4। तो 4 इमेज नहीं बनेगी। 4 क्या है? इवन है, तो इवन में से एक माइनस कर देंगे तो इमेज कितनी बनेगी? 3। कितनी इमेजेस बनेगी? 3। बट अगर ये ऑड होता, अगर हम थीटा की वैल्यू जैसे 40 पुट कर देते हैं तो n इज इक्वल टू 360 अपॉन 40, 0 0 9। तो कितनी इमेजेस बनेगी? 9 इमेजेस बनेगी। अगर नंबर यहाँ पे 360 अपॉन थीटा को डिवाइड करने के बाद इवन आता है तो इमेज एक कम बनेगी, और ऑड आता है तो उतनी ही इमेज बनेगी जितनी n की वैल्यू आ रही है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट काइंड ऑफ मिरर इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर वो मिरर होता है जो स्फेयर की शेप में होता है। स्फेयर की शेप में होता है या फिर स्फेयर से ही बनता है। हम ये कह सकते हैं स्फेरिकल शेप के ग्लास से बनता है। कैसे बनता है वो देखते हैं। जैसे ये क्या है? ग्लास का स्फेयर है। ये किसका स्फेयर है? ग्लास का स्फेयर है। तो जब इस ग्लास के स्फेयर को, ये हॉलो स्फेयर है, जब इसको हम दो पार्ट्स में इक्वली काट देते हैं, इस तरह दो पार्ट्स में क्या कर दिया? इसको कट कर दिया, तो 4 सर्फेसेस बनेंगे हमारे पास, 3 और 4। और जब हम बाहर वाले सरफेस पे पेंट या पॉलिश कर देते हैं, ये स्फेरिकल ग्लास है, इसको हॉलो था, हमने 2 पार्ट्स में इसको कट किया,
बाहर वाले सरफेस पे हम पेंट या पॉलिश कर देते हैं, यानी हमने यहाँ पे पेंट कर दिया बाहर वाले सरफेस पे। तो जब भी हम बाहर वाले सरफेस से पेंट या पॉलिश करेंगे तो मिरर कौन सा बनेगा? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर बनेगा? कॉनकेव। और जब अंदर वाली साइड पेंट या पॉलिश करते हैं तो मिरर कौन सा बनता है? कॉन्वेक्स। तो मिरर कौन सा बनता है? कॉन्वेक्स। दो तरह के मिरर्स होते हैं स्फेरिकल मिरर, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। कैसे बनते हैं ये? जब एक स्फेयर के ग्लास को हमने बीच में से कट किया तो उसके चार सरफेसेस, दो अंदर वाले और दो बाहर वाले, हमने उनमें से क्या किया कि जो अंदर वाले सरफेस पे उन पे पेंट किया तो कौन सा मिरर बनेगा? कॉन्वेक्स। और बाहर वाले पे किया तो कॉनकेव। इस तरह से दो मिरर्स बनते हैं। हम जो मिरर्स यूज करेंगे हमारी बुक के अंदर कहीं पर भी, तो हम वो मिरर का केस यूज करेंगे जिसमें हम इमेज कहीं पर भी बने बट हम हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। ऑब्जेक्ट को किधर रखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। तो कॉन्वेक्स का हम कौन सा केस यूज करेंगे? सेकंड वाला। कौन सा केस यूज करेंगे? सेकंड वाला। तो ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। और कॉनकेव का हम कौन सा केस यूज करेंगे? फोर्थ वाला, ये वाला। तो इस तरह से हम मिरर को सेलेक्ट करेंगे। एक मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स। और एक मिरर कौन सा है? कॉनकेव। तो मिरर का सिलेक्शन आपको कैसे करना है? उस मिरर को आपको सेलेक्ट करना है जहां पे आप ऑब्जेक्ट को कहां रख सकते हैं? लेफ्ट हैंड साइड, ना कि राइट हैंड साइड। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट है, इनमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। वो पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करें, यानी जिसके सामने आने से आप दिखाई देंगे। सिंपल सी बात है, आप मिरर के सामने होंगे तभी आप दिखाई दोगे खुद को। आप मिरर के सामने नहीं होगे तो आपकी इमेज भी नहीं बनेगी। तो जिस पोर्शन के सामने आपके खड़े रहने से इमेज बनती है, जिस पोर्शन के सामने आपके खड़े रहने से क्या बनती है? इमेज बनती है, उसे क्या बोलते हैं? अपर्चर। क्या बोलते हैं उसे? अपर्चर। ये जो पॉइंट है दोनों मिरर्स का जो सेंटर पॉइंट है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल। क्या बोलते हैं? पोल। दिस पॉइंट इज आल्सो पोल। रिफ्लेक्टिंग सरफेस को क्या बोलते हैं? अपर्चर। दूसरा पॉइंट क्या है? पोल, जो उसका सेंटर होता है। दोनों मिरर के पोल से जो लाइन पास होती है, पोल से जो लाइन पास होती है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इस एक्सिस को? प्रिंसिपल एक्सिस। A straight line, a horizontal line passing through the pole. एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो पोल से पास होती है उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। इज दैट क्लियर? नाउ अनदर पॉइंट, फोकस। दोनों मिरर्स में फोकस होगा। दोनों मिरर्स में क्या होगा? फोकस होगा। फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल लाइन रिफ्लेक्शन के बाद या तो पास होती हुई दिखाई देती है या फिर पास होती है। पास होती भी क्या देती है? तो दिखाई, या फिर क्या होती है? पास होती है। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? फोकस। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। और फोकस से जितना डिस्टेंस इन दोनों के बीच में उतना इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे आता है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है स्फेरिकल ग्लास से। जैसे इसको मैंने सेंटर माना और इस तरह से सर्कल को ड्रॉ किया, तो उस स्फेरिकल ग्लास का सेंटर जिससे हमने मिरर बनाया है, उस स्फेरिकल ग्लास का सेंटर जिससे हमने मिरर बनाया है, उस सेंटर को क्या बोलते हैं हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ दैट स्फेरिकल ग्लास फ्रॉम विच द मिरर इज मेड, जिससे हमने मिरर बनाया है, उसे क्या बोलते हैं हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इज दैट क्लियर? अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके एग्जैक्टली हाफ पे कौन होता है? फोकस। उसके एग्जैक्टली हाफ पे कौन होता है? फोकस। तो क्या देखा हमने कि ये पॉइंट अगर पोल है, ये पॉइंट फोकस है, तो अगला पॉइंट जो सर्कमफ्रेंस पे होगा वो कौन सा होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। या फिर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे पोल है और इन दोनों के बीच में क्या होगा? फोकस होगा। तो दैट डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं उस डिस्टेंस को? फोकल लेंथ। सेकंड है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं उसे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं एक
स्फेरिकल मिरर के अंदर क्या क्या देखे हमने? सबसे पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसके सामने हमारी इमेज बनती है, पोल द सेंटर ऑफ दैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पोल a line passing through principal axis, a point at which after reflection a parallel right ray meets, एक पैरेलल राइट रे मीट होती है तो उसे क्या बोलते हैं? फोकस। इसका सेंटर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। पी एंड एफ के बीच में डिस्टेंस, पोल ऑफ फोकस में डिस्टेंस क्या होती है? फोकल लेंथ। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सारे पॉइंट्स होते हैं। इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर आपने आईपीसी पढ़ी है बहुत। तो नॉमेनक्लेचर क्या होता है? किसी भी चीज का नामकरण करना। तो हमने क्या किया? मिरर के सभी पार्ट्स का क्या कर दिया? नामकरण कर दिया। सबके क्या लिख दिए? नाम लिख दिए। इनको हम इन्हीं नाम से जानेंगे। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें यहाँ तक? अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और कैसे हम इमेज बना सकते हैं, उसके क्या रूल्स होते हैं वो देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? नेक्स्ट टॉपिक है इसमें साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बहुत इजी सा टॉपिक है, फिर भी इसको ध्यान से देखना। तो जैसे ही हमारे पास कोई मिरर है, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव। कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव। और इसी तरह से हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स भी रख लिया। कौन सा मिरर भी रख लिया हमने? कॉन्वेक्स। और दोनों का पोल इस पॉइंट पर है। दोनों का पोल इस पॉइंट के ऊपर। तो जब दोनों का पोल इस पॉइंट के ऊपर है तो हम क्या करेंगे? अब हम देखते हैं साइन कन्वेंशंस। जैसे हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, इधर x होता है, इधर y होता है। तो इधर x पॉजिटिव होता है, इधर y नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। इस तरह से डिस्टेंस में मेजर करते हैं ऑरिजिन से। तो ये ऑरिजिन है इसमें ऑरिजिन कौन सा होगा? हमारा पोल। कौन सा पॉइंट होगा? पोल वाला पॉइंट। ये पोल वाला पॉइंट क्या हो गया? इसमें ऑरिजिन हो गया। तो जब इसके राइट हैंड साइड में हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो क्या होगी? पॉजिटिव। ऊपर की तरफ मेजर करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से तो क्या होगी? पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर करेंगे तो नेगेटिव। इधर मेजर करेंगे तो पॉजिटिव। पोल से लेफ्ट हैंड साइड मेजर करेंगे तो नेगेटिव, नीचे मेजर करेंगे तो नेगेटिव, ऊपर मेजर करेंगे तो पॉजिटिव और इधर मेजर करेंगे तो नेगेटिव। जैसे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं XY प्लेन के ऊपर, वैसे ही हम किस में मेजर करेंगे? प्लेन के अंदर। वैसे किसके अंदर मेजर करेंगे? प्लेन के अंदर। इस तरह से। इज दैट क्लियर? तो सिर्फ हमें इनको लिखना आना चाहिए। कैसे लिखते हैं इनको? कि जैसे इफ वी आर मेजरिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम पोल, तो पोल से अगर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगी? नेगेटिव। और राइट हैंड साइड में क्या होगी? पॉजिटिव। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ क्या होगी? पॉजिटिव। और नीचे की तरफ क्या होगी? नेगेटिव होगी। ये क्या होते हैं? साइन कन्वेंशंस। 4 साइन कन्वेंशंस होते हैं, आपको लिखने आने चाहिए। नेक्स्ट क्या है? रूल्स। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। 4 रूल्स होते हैं। कितने रूल्स होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। सबसे पहला रूल क्या होता है कि जैसे ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस से क्या आती है? पैरेलल, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी? फोकस से। कहाँ से पास होगी? फोकस से। इक्वल लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन द मिरर, देन इट विल पास थ्रू फोकस। तो वो कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। दूसरा रूल क्या है इसमें? दूसरा रूल, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होती है, अगर कोई लाइट रे कहाँ से पास होती है? फोकस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीसरा रूल क्या है? जैसे कॉनकेव मिरर है, तो तीसरा रूल क्या है? अगर कोई लाइट रे पोल के ऊपर आती है तो वो उतने ही एंगल से पोल से वापस चली जाएंगी। अगर ये एंगल थीटा है तो नीचे भी कितना बनेगा? थीटा। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। जब कोई लाइट रे कहाँ आएगी? पोल पे। तो जो लाइट रे पोल पे किसी एंगल पे आती है
तो उसी एंगल पे वो क्या होती है, वापस चली जाती है। ये हो गया थर्ड रूल। फोर्थ रूल क्या है इसमें? फोर्थ रूल क्या है? अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, कौन से पॉइंट से पास होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है, उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। कितने रूल्स होते हैं? 4। पहला रूल, लाइट पैरेलल आएगी तो कहाँ से पास होगी? फोकस से। दूसरा रूल, फोकस से पास होते हुए आएगी तो क्या हो जाएगी? पैरेलल। तीसरा रूल, जितने एंगल से आएगी उतने से ही चली जाएगी पोल पर। और चौथा रूल, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जिस डायरेक्शन में आएगी उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? अब हमें इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट कितने रूल्स चाहिए? 2 रूल्स का कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे बनती है? तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन लिख रहे हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ होता है तो इन्फिनिटी से लाइट रेज कैसे आती है? हमेशा पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो लाइट रेज कैसे आएंगी? तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो लाइट रेज कैसे आएंगी? पैरेलल। एक लाइट रे आ गई, ये दूसरी लाइट रे आ गई। ये दोनों लाइट रेज जब आई तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से पास होगी? दोनों लाइट रेज फोकस से। कहाँ से पास होगी? फोकस से। तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। यानी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ होता है तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे। और फोकस पे इमेज कैसे बनेगी? हमेशा यहाँ पे इस केस में रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। और इसकी साइज क्या है? पॉइंट साइज। एकदम एक छोटा सा डॉट दिखाई देता है यहाँ पर। क्या दिखाई देता है? एकदम छोटा सा डॉट। फिर सेकेंड, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पास में आ गया। ऑब्जेक्ट थोड़ा सा क्या आ गया? पास में। ये कॉनकेव मिरर, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पास आ गया यानी बियॉन्ड सी। ये जो सीधी एरो मैंने इस तरह बनाई है किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ऑब्जेक्ट को। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट बहुत बड़े होते हैं, जैसे सन हो गया, मून हो गया, उनकी साइज हमें पता नहीं होती, तो उनसे सिर्फ हम क्या मानते हैं कि लाइट रेज आ रही है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। एक लाइट हमने पास की पैरेलल, ये कहाँ से पास होगी? फोकस से। दूसरी लाइट हम पास कर देते हैं जैसे पोल से। तो जो लाइट पोल पे आती है वो उतने ही एंगल से पोल से चली जाती है। तो ये दोनों लाइट रेज कहाँ मिलेगी? ये दोनों लाइट रेज मिलती है यहाँ पर, बिटवीन एफ एंड सी। सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट बनता है, इमेज बनती है। कहाँ बनती है इमेज? बिटवीन एफ एंड सी। बिटवीन एफ एंड सी। और ये इमेज क्या होती है? थोड़ी सी बड़ी होती है, लार्ज साइज। लार्ज साइज इसके कंपैरिजन में यहाँ पॉइंट साइज था, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या होती है? स्मॉल ही रहती है। तो ये बन गई इमेज। और ये भी कैसे बनती है? रियल इन्वर्टेड। और कहाँ बनती है? बिटवीन एफ एंड सी। थर्ड केस, अब ऑब्जेक्ट और पास आ गया। अब ऑब्जेक्ट क्या आ गया? और पास में आ गया। अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया। कहाँ आ गया ऑब्जेक्ट? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया। लाइट पैरेलल गई, कहाँ से पास होगी? फोकस से। एक लाइट हमने फोकस से पास कर दी तो ये क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों लाइट कहाँ मिलेगी? जस्ट बिलो सी। जस्ट बिलो सी। 3 केसेस अभी हमने देखे। कितने केसेस देखे हमने? 3। तो तीनों केसेस को एक बार वापस देख लेते हैं। पहला क्या था? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, 2 लाइट रेज पैरेलल है, कहाँ पे मिली? फोकस पे। तो फोकस पे इमेज बन गई रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या है इसकी? पॉइंट साइज, छोटा सा। फिर छोटी साइज रियल एंड इन्वर्टेड, कहाँ इमेज बनी? बिटवीन एफ एंड सी। थर्ड, ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा? पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी कहाँ बनी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये भी रियल इन्वर्टेड होती है और साइज क्या होती है इसकी? सेम। जो ऑब्जेक्ट की साइज होती है वही साइज की इमेज बनती है। फोर्थ केस, ऑब्जेक्ट और पास में आ गया। ऑब्जेक्ट और पास में, और पास का मतलब बिटवीन एफ एंड सी। ये केस क्या था? बियॉन्ड सी। ये क्या था? एट सी। अब इमेज ऑब्जेक्ट का है बिटवीन एफ एंड सी। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस।
यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने रखा, लाइट के पैरेलल में कहाँ से पास होगी, फोकस से। एक लाइट हमने पोल से पास कराई, तो पोल से उतने एंगल पे क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पे क्या बन जाएगी इसकी इमेज, कहाँ बनेगी, एट से रियल एंड इन्वर्टेड, और थोड़ी सी क्या होगी, बड़ी होगी, और थोड़ी सी क्या होगी, बड़ी होगी। इज दैट क्लियर? नाउ फिफ्थ केस, ऑब्जेक्ट और पास में आ गया, ऑब्जेक्ट और पास में आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट और पास में कहाँ आ गया, एट एफ। ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, फोकस के ऊपर, यानी फोकस के ऊपर ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो फोकस के ऊपर लाइट पैरेलल में कहाँ से पास होगी, फोकस से। एक पोल से पास करें तो उतने एंगल पे चली जाएगी। जब इन दोनों लाइटें को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, तो ये कहाँ बनेगा ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे। तो ये इमेज कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी दोनों साइड हो सकता है, इमेज कौन सी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, और बहुत बड़ी इमेज बनेगी, वेरी लार्ज। लास्ट केस क्या है इसका, बिटवीन एफ एंड पी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, बिटवीन एफ एंड पी। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में आ गया, ये एफ और ये पी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे। तो लाइटें पैरेलल गई, कहाँ से पास होगी, फोकस, फिर पोल पे आई, तो ये इस तरह डैमेज। अब जब इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये एक पॉइंट से मिलती हुई दिखाई देगी, वहाँ पे हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी, वहाँ पे क्या बनेगी, इमेज। और ये इमेज कैसी बनती है इस केस में, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस तरह से ये इमेज फॉर्मेशन होता है किसमें, कॉनकेव मिरर में। 6 केसेस होते हैं। क्या केसेस थे, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज कहाँ बनी, फोकस। जब बियॉन्ड सी था, इमेज कहाँ बनी, बिटवीन एफ एंड सी। एट सी था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर बिटवीन सी एंड एफ आया तो इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड सी। फिर एफ पे आया तो इमेज कहाँ बनी, इन्फिनिटी पे। और जब फोकस और पोल के बीच में आया तो इमेज कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। और ये जो लाइन्स हैं कैसी हैं, डॉटेड लाइन्स हैं। तो डॉटेड लाइन जब भी बनेगी तो इमेज कौन सी बनेगी, वर्चुअल। और अगर वर्चुअल है तो साथ में क्या होगा, इरेक्ट होगा। अगर रियल इमेज बनेगी तो हमेशा इन्वर्टेड होगी, बट अगर वर्चुअल है तो हमेशा क्या होगी, साथ में इरेक्ट होगी। ये केसेस किसके थे, कॉनकेव मिरर के। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस होते हैं। एक केस जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो लाइट रेज क्या होंगी, इसमें डाइवर्ज हो जाती है। क्या हो जाती है, डाइवर्ज। तो ये लाइट रेज क्या होगी, डाइवर्ज होगी। तो इस तरह से जब इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। जब इनको हम पीछे की तरफ क्या करते हैं, एक्सटेंड, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। ये केस होता है। और दूसरा केस इसमें क्या होता है, दूसरा केस ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखते हैं, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर है, इस पर हमने ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रख दिया। तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, लाइट रे पैरेलल में डाइवर्ज हो गई, एक लाइट रे पोल के ऊपर भेजी, इस तरह से आ गई। जब इनको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो ये इस जगह मिलेगी, और ये पॉइंट हमेशा कहाँ होगा, बिटवीन पोल एंड एफ। तो यहाँ पे हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। जो इसका ये 6th केस था कॉनकेव मिरर का, और जो इसका 2nd केस है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है। बट यहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, फोकस और पोल के बीच में, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं। यहाँ पे इमेज कहाँ बनती है, बिटवीन फोकस एंड पोल। यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन फोकस एंड पोल। बट यहाँ पे इमेज की साइज क्या होगी, बड़ी, और यहाँ पर इमेज की साइज क्या होगी, छोटी होगी। ये सारे केसेस होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के। ये आप लोग 10th में पढ़ चुके थे, ये एक शॉर्ट रिविजन था इसका। इज दैट क्लियर? इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है, हम उसका डेरिवेशन करेंगे अगली क्लास में, और साथ में रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।